नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज हरदोई को बड़ी सौगात दी है। हरदोई में डिप्टी सीएम ने लोक निर्माण विभाग की 557 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया और शिलान्यास भी। वहीं केशव प्रसाद का पूरा कार्यक्रम रसखान प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ था। इस दौरान बीजेपी के कई नेताओं समेत जिलाधिकारी अवनीश कुमार भी मौजूद रहे। केशव प्रसाद ने यहां अधिकारियों और पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ली है और इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा और इस बार खासकर विपक्षियों में आम आदमी पार्टी केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर थी। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन और सरकार की तमाम कोशिशों के दावों के बावजूद फिरोजाबाद में न तो लोगों के मरने का सिलसिला रुक रहा है और न ही वायरल और डेंगू का कहर थमने का नाम ले रहा है। आलम यह हो गया है कि अस्पताल में बेड मिलना मुश्किल हो गया। हालत इस कदर भयावह हो चले कि अब तक सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 60 तक पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15 सितंबर की सुबह कुल 458 मरीज अस्पताल में भर्ती थे। पिछले 24 घंटे में 207 नए मरीज भर्ती हो चुके हैं। इनमें से अकेले 163 मरीज डेंगू के बताए जा रहे हैं। तो वहीं डेंगू का कहर सूबे के कई जिलों में बदस्तूर जारी है। फिरोजाबाद में वायरल और डेंगू का कहर किस कदर लोगों को अपनी जद में ले रहा है, इसकी बानगी आपको पहले की तस्वीरों में दिखा चुके हैं, लेकिन अब यहां सूबे के अन्य जिलों की भी तस्वीरें आपके सामने। आगरा में तो जनरल वार्ड में चारों तरफ हर तरफ बेड पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे नजर आते हैं। बच्चों के साथ उनके माता पिता उनका ख्याल रख रहे हैं। उन्नाव में भी इसी तरीके से डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें 3 आपकी टीवी स्क्रीन पर। सेंट्रल इमेज फिरोजाबाद की है। फिरोजाबाद वो जगह जहां पर स्थितियां अनियंत्रित हो चली हैं। पहली तस्वीर उन्नाव की और तीसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आगरा की है। तो वहीं यूपी में सियासत की धुरी अयोध्या को लेकर घमासान बदस्तूर जारी है और पूरी लड़ाई अब राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या के नाम पर शुरू हो गई है। ओवैसी के राजनीतिक आगाज में अयोध्या को फैजाबाद बताया गया, जिसके बाद जमकर बवाल कटा। जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी संभावित प्रत्याशियों की जो सूची जारी करी, उसमें अयोध्या प्रत्याशी के नाम के आगे फैजाबाद लिख दिया। एक बार फिर से यूपी की सियासत का सांप सीढ़ी का खेल उलझा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में राजनीति की धुरी अयोध्या में श्री राम मंदिर में आशीर्वाद लेकर अपनी सियासत की शंखनाद करने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली में केजरीवाल जो कुछ कर रहे हैं वो सब भगवान श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर कर रहे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भगवान श्री राम के आदर्शों पर उनसे प्रेरणा लेकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन यूपी में अपने संभावित 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए उसी भगवान की नगरी अयोध्या को फैजाबाद लिखा है, जिसको लेकर सियासी सवाल उबाल पर है कि यूपी में राजनीति की जमीन तलाश करने आई आम आदमी पार्टी कौन सी पॉलिटिक्स कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही ओवैसी ने अयोध्या से ही अपनी चुनावी राजनीति का आगाज किया था। तब ओवैसी ने भी अपने पोस्टर में अयोध्या को फैजाबाद लिखा था, जिसको लेकर खूब घमासान मचा था। जिसके बाद मजबूरी में ओवैसी को फैजाबाद के नाम के ऊपर टेप लगाना पड़ा था। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने अयोध्या के संभावित उम्मीदवारों के नाम के आगे फैजाबाद लिखकर नया पखेड़ा खड़ा कर दिया। ऐसे में जब मनीष सिसोदिया को राम नगरी से इतना ही प्रेम है तो अयोध्या लिखने में ऐतराज क्यों? उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसी सरकार बनेगी जो भगवान राम के आदर्शों पर चलकर दिखाएगी, जो भगवान राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर चलकर दिखाएगी। अयोध्या नगरी भगवान राम की पहचान रही है और यूपी में राम मंदिर का निर्माण एक बड़ा मुद्दा भी है, जिससे अयोध्या यूपी के चुनाव में एक धुरी बन गई है। आम आदमी की ओर से जारी संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट पर नजर डालें तो इसमें सबसे ज्यादा 35% पिछड़े वर्ग को जगह दी गई है, जबकि ब्राह्मण समाज के 20% लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। आपकी इस लिस्ट में 16% दलित वर्ग और 5% मुस्लिम वर्ग के लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है।
आम आदमी पार्टी ने संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करके एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि वो यूपी के किसी भी पार्टी के साथ बिना गठबंधन के चुनावी रण में उतरेगी, चाहे उसको ब्राह्मणों को साधने के लिए अयोध्या में माथा टेकना पड़े या मुस्लिमों को साधने के लिए अयोध्या को फैजाबाद लिखना पड़े। इसका मतलब कि सत्ता की सांप सीढ़ी को जीतने के लिए हर शर्त मंजूर है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो आम आदमी पार्टी तैयार है, अयोध्या में राम का नाम भी लेगी और फैजाबाद भी लिखेगी, यानी कि खेल थोड़ा उलझा हुआ है। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से मुस्लिमों के साथ मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया। शफीकुर रहमान ने कहा, बीजेपी सरकार में मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं। अभी तक सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाया। लगातार हर मामले में मुस्लिमों को फंसाया जा रहा है। देखिए, ये बीजेपी गवर्नमेंट उसमें कोई एक्शन नहीं ले रही आज तक और लोगों को बिला वजह घेर कर, खासतौर से मुसलमानों को पकड़कर झूठा सच्ची कोई बात कहकर 150 आदमी आए उसे जान से मार दिया। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? तो लगता कुछ यूं है कि समाजवादी पार्टी को शफीकुर रहमान को बयानवीर का खिताब दे देना चाहिए। जिला बहराइच में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने अभियान चलाया। अभियान के दौरान आबकारी विभाग ने 7 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई करी। विभाग ने थाना मोती नगर के अंतर्गत ग्राम कंचनपुर, अघोड़वा और परवानी गौड़ी में छापेमार कार्रवाई करी है। छापेमारी में 45 लीटर अवैध कच्ची शराब, 500 किलोग्राम लाहन बरामद किया गया है। आबकारी विभाग ने बरामद लाहन को नष्ट कर दिया। साथ ही मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। इसके बाद उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे श्री राम मंदिर निर्माण कार्य का पहला चरण पूरा हो गया। श्री राम चबूतरे के निर्माण को पूरा कर लिया गया है। अब दूसरे फेज पर काम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि दूसरे चरण के कार्यों को 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा, जबकि 3 से 4 महीने के अंदर तीसरे चरण का काम भी पूरा हो जाएगा। इस बात का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं इस खास मौके पर हमारे संवाददाता ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से खास बातचीत करी है। देखिए, हर कोई जानना चाहता है देश के कोने कोने में बैठे कि कितना मंदिर अब तक तैयार हुआ। आज इसी कड़ी में हमारे साथ चंपत राय जी हैं जो मंदिर के पूरा देख रेख करते हैं और मंदिर के सब कुछ हैं। हम उन्हीं से जानेंगे सर कितना लेयर बन के तैयार हुआ। हर देश के कोने कोने में लोग बैठे हैं राम भक्त, वो जानना चाहते हैं। जमीन को मजबूती प्रदान की गई है, सॉइल इंप्रूवमेंट, और वो कंक्रीट के माध्यम से की गई है। जमीन के अंदर एक आर्टिफिशियल रॉक बनाई गई है। ये रॉक, ये चट्टान गर्भगृह पर 14 मीटर मोटी है और गर्भगृह के अलावा अन्य स्थानों पर ये 12 मीटर मोटी है। एक प्रकार से फाउंडेशन का पहला फेज ये पूरा हो गया है। इस पहले चरण को पूरा होने में 6 महीने लगे हैं। इसके बाद एक 1.5 मीटर मोटी एक दूसरी कंक्रीटिंग होगी, तब फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा और ये फाउंडेशन सब जमीन के अंदर चला जाएगा। मुझे लगता है जो कुछ चल रहा है हमारे समय सीमा के अंतर्गत हो रहा है। वर्षा के कारण भी काम में कोई डिले नहीं हुआ है। 24 घंटे काम चला है। 12-12 घंटे की 2 पारियों में कॉम्पैक्शन के लिए सड़क पर चलने वाले रोलर लगाए गए हैं। इसलिए जो कुछ हुआ है इट्स अ वेरी गुड इंजीनियरिंग वर्क। सर जिसे देखा जाए तो बारिश की वो हो रहा है
और सर अब तक अगर बात की जाए गर्भगृह पे, तो कब तक भगवान श्री राम अपने गर्भ स्थान में आ जाएंगे? गर्भगृह में भगवान की स्थापना और दर्शकों को दर्शन, इसके लिए दिसंबर 2023 का हमने विचार किया है। ठीक है, ये थे चंपत राज जी जिन्होंने बताया। मैं अपने कैमरे के भी माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से निर्माण हो रहा है और किस तरह से वो हो रहा है, क्योंकि हर कोई जो देश का हिंदुस्तानी है, जो राम भक्त हैं, वो देखना चाहते हैं कि अब तक कितनी लेयर कंप्लीट हो चुकी। अगर बात की जाए इस समय इधर की, तो जिस तरह से जोरों से काम हो रहा है, जोर शोर से हो रहा है, एकदम पूरा हर भक्त वो जानना चाहता था, तो आज वो हर राम भक्त का सपना पूरा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि ये जो मेरे पीछे गर्भगृह है, ये गर्भगृह है। मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा भी, क्योंकि वो जो झंडी है, वो जो तिरंगा है, वो रामलला का वो गर्भगृह है। अब कैमरे में अपने जूम एक्सक्लूसिव तस्वीर में दिखाऊंगा, ये जो तिरंगा जो वो ध्वजा है, ये गर्भगृह है और पूरी लेयर कंप्लीट हो गई है। अब अगर बाकी है तो इसके पिलर का काम कराना। भगवान राम की नगरी से अयोध्या में हर वो कई सालों बाद हर हिंदू जनमानस का सपना साकार होने वाला है। वीडियो पर्सन ब्रिजेश के साथ BS राठी, जनता टीवी, राम जन्मभूमि, अयोध्या। तो वहीं राजस्थान के राजधानी जयपुर के जाने माने बॉलीवुड फैशन डिजाइनर हिम्मत सिंह के डिजाइन का बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड भी कायल है। हिम्मत सिंह बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ ही कपिल शर्मा, शिल्पा शेट्टी और न जाने कितने कलाकारों के डिजाइनर कपड़े तैयार करते हैं। हिम्मत सिंह के मुंबई सहित कई प्रदेशों में हिम्मत स्टोर के नाम से शोरूम भी हैं और यही नहीं, ऑनलाइन भी एथनिक कपड़े उपलब्ध वो कराते हैं। हमारे संवाददाता ने हिम्मत सिंह से खास बातचीत करी है उनके जिंदगी के सफर को लेकर। देखिए। बॉलीवुड सितारों के कपड़े जब चलन में आते हैं तो उसको अपनाते हैं पूरे हिंदुस्तान के लोग, लेकिन ऐसे फिल्म स्टार्स के कपड़े कौन सिलता है, ये आपके सवाल आपके दिमाग में आता होगा। तो आज हम मिलाएंगे आपको सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन के कपड़े सिलने वाले हिम्मत सिंह, जिनके स्टूडियो में अमिताभ बच्चन के कपड़े सिले जाते हैं और जाने माने कई ऐसे बॉलीवुड स्टार्स हैं जिनके कपड़े भी यहीं पर सिले जाते हैं। तो फैशन डिजाइनर हिम्मत सिंह हमारे साथ हैं। सर, किस तरह की तैयारियां होती हैं और जो फिल्म स्टार्स हैं वो किस तरह की डिमांड्स करते हैं आपसे? एक तो नमस्कार जनता टीवी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एक स्टाइल है, मेरा एक जो इसको मैं एथनिक वेयर के हिसाब से मैं अपना काम करता हूँ, जिसमें बंद गला सूट्स, नेहरू जैकेट्स, जोधपुर पैंट्स, तो इस तरीके के एक अपने एक सेगमेंट को मैं लेकर चला हमेशा। और इस सेगमेंट में मुझे चलते हुए आज 25 साल हो गए। और जितने भी हमारे फिल्म स्टार्स हैं या हमारे मॉडल्स हैं या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन लोगों के लिए मैंने एक बहुत स्पेशल चीजें तैयार की हैं, जिसमें कि डेली रूटीन के कपड़े भी होते हैं, जिसमें पार्टी वेयर्स भी होते हैं। तो हमारे देश में देखा जाता है कि बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जो ज्यादातर गर्ल्स वेयर के लिए काम करते हैं, लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली अपने आप को मेंस वेयर के लिए शुरू से तैयार किया। ड्रास्टिक चेंज आए या कुछ डिफरेंट चीजें मिले लोगों को। बंद गले की इतनी प्रमोशन नहीं थी, जोधपुर पैंट की इतनी प्रमोशन नहीं थी, लोग भूल गए थे इन चीजों को। फिर मैंने देखा कि नेहरू जैकेट को लोग, जैसे कई राजनेता है तो कहते थे कि ये तो नेताजी टाइप गारमेंट है, तो मैंने देखा क्यों ना इसको इस तरीके से लोगों को पहना दिया जाए कि ये डेली रूटीन में, और इसको पार्टी वेयर बना दिया जाए। तो मैंने उस चीज को दिमाग में रख के अपना एक इंडिया फैशन वीक में अपना कलेक्शन मैंने लॉन्च किया। तो वहां से 2009 में मेरा एक बहुत बड़ा कलेक्शन मेरा हिट हुआ। वहां से मेरी डिमांड्स बढ़ने लगी चीजों की, और मैंने फिर अपने आप को बॉलीवुड में भी स्थापित किया। वहां पे जाकर भी लोगों से मैं मिला, लोग मेरे स्टोर पर आए। तो धीरे धीरे अपने स्टोर्स मैंने बढ़ाए, दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर। फिर वहां से मेरा लोगों से आई कांटेक्ट हुआ, और बच्चन साहब जैसे लोगों ने मेरे कपड़े पहने, कपिल शर्मा वार्डरोब मैंने खूब तैयार किया, मीका सिंह मेरे मतलब ये मान के चलिए कि ज्यादातर बनगला नेहरू जैकेट्स मेरे पहनते हैं। तो इस तरीके से काफी सेलिब्रिटीज हैं जो हमारे जो कपड़े पहन के उन्होंने प्रमोशन भी किया हर जगह पे। इस चीज को मैं इस तरीके से एक जर्नी वाइज में लेकर आया। मेरे लिए मुश्किल था, चैलेंजिंग था, लेकिन कोई भी चीज मुश्किल तो नहीं होती। अगर हम ठान लें तो हम वो चीजें कर सकते हैं। देश के जाने माने डिजाइनर हैं और बॉलीवुड स्टार्स के लिए कपड़े बनाते हैं। ऐसे में जो आपके स्टोर्स हैं, वहां तक आम आदमी की कोई रीच है? उनके बजट में आपके कपड़े आते हैं? जी आते हैं। और देखिए क्या होता है कि
जैसे एक 5 स्टार होटल होता है, उसमें हर तरीके के रूम्स होते हैं, डिलक्स, सुपर डिलक्स, स्वीट। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी एक पूरा कैटेगरी है कि आपको बहुत ज्यादा हैवी रेंज में जाना है तो आप बहुत ज्यादा हैवी रेंज ले सकते हैं, आपको लोअर में जाना है तो लोअर भी ले सकते हैं, मीडियम सेगमेंट भी है। तो हर तरीके का सेगमेंट है, जिस तरीके का फैब्रिक होगा, जिस तरीके का वर्क होगा, उसी तरीके की चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि हर चीज का ही टैग लाइन हमने बहुत हाई कर दी। आप रायपुर से आते हैं, रायपुर में देखा जाता है जयपुर से, और जयपुर में देखा जाता है कि जो प्रिंटिंग कलेक्शन है, जो प्रिंट जो फैब्रिक है, वो ज्यादा पसंद किया जाता है। अब धीरे धीरे वो बॉलीवुड में भी दिखने लगा है। कई ऐसे शोज हैं जिसमें जो उसके होस्ट हैं वो प्रिंटेड पहन रहे हैं। इवन अमिताभ बच्चन भी ज्यादातर प्रिंटेड जो बॉस कोट है उसके साथ नजर आते हैं। तो क्या प्रिंटेड का दौर वापस आया है? क्योंकि शर्ट्स में भी दिख रहा है प्रिंटेड काफी। तो वो जो राजस्थान का कल्चर था वो निकल के क्या बाहर आया है? अभी जैसे आप देखेंगे बेल बॉटम का पैंट्स वापस आया है, प्रिंटेड हमारे सांगानेरी प्रिंट्स बहुत था, अच्छे हाइप हुए हैं। तो ऑलरेडी सांगानेरी प्रिंट का तो वैसे जमाना था हमारा, लेकिन इस वक्त इतने प्रिंट्स, इतने अच्छे अच्छे डिजिटल प्रिंट्स आ गए हैं, इतनी डिमांड बढ़ गई है कि उसमें लोगों को अपने जितने भी इवेंट्स हैं, तो इवेंट्स जो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं शादी के, जैसे बीच पार्टी हुई या कोई आपका कॉकटेल्स हुए, कुछ अलग जो पार्टीज हो रही हैं, उन पार्टीज में आप उनको पहन के जा सकते हैं। अभी एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि उत्तर प्रदेश के लोग, खासकर लखनऊ के लोग, अगर आपसे फैशन से इंस्पायर्ड हैं तो उनको ये सामान कहाँ मिलेगा आपका, ये एथनिक वेयर? अभी मेरी कोशिश चल रही है और मैं उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पे लखनऊ में अपना एक स्टोर भी सेटअप करने वाला हूँ, और कोशिश चल रही है कि कहीं पे मेरी ये जो चीज है मैं यहाँ पे दे पाऊँ। तो कहीं भी अच्छी सिटी में हम तो कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन उपलब्ध है ये? हाँ, ऑनलाइन उपलब्ध है, और ऑनलाइन के ऊपर भी हमारा भी काफी अच्छा वर्क चल रहा है। तो हम लोग इसको स्टूडियो हिम्मत के नाम से, तो ये देखिए हिम्मत सिंह है, ये स्टूडियो हिम्मत के नाम से एक वेबसाइट भी चलाते हैं जहां पर ऑनलाइन स्टोर है और इस तरह के एथनिक भी है। तो खासकर जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं या वो फिल्म स्टार्स जो पहन रहे हैं, वो उस तरह के वियर्स भी ऐसे स्टोर्स पर उपलब्ध हैं। और जल्द इनकी कोशिश है कि लखनऊ वालों के लिए भी एक स्टोर्स जल्द उपलब्ध कराया जाए। कैमरा पर्सन अमन के साथ कपिल किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता वापसी को लेकर बीजेपी ने महामंथन का आगाज कर दिया है। आपको बता दें, नवनियुक्त चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और सह प्रभारियों के साथ देहरादून में 2 दिन तक 10 बैठकों के माध्यम से फीडबैक लेने का काम करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठकों को लेकर केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का साफ तौर पर कहना कि बीजेपी सत्ता में पिछली बार के ही तर्ज पर प्रचंड बहुमत के साथ वापसी जरूर करेगी। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, हमारे साथ में अजीत काम्बो जुड़ चुके हैं। अजीत, आज अहम बैठक थी और 2 दिनों के अंदर 10 बैठकों के जरिए नब्ज टटोलने की कोशिश होगी। प्रहलाद जोशी ने पहले दिन की बैठकों के बाद ही साफ तौर पर यह कह दिया है कि सत्ता में वापसी प्रचंड बहुमत के साथ होगी। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार भाजपा एक कोशिश में लगी हुई है कि ग्राउंड लेवल पर और मजबूती के साथ जनता के बीच जाया जाए, इसी को देखते हुए नवनियुक्त जो प्रभारी बनाए गए हैं प्रहलाद जोशी, वो आज देहरादून पहुंच चुके हैं और बैठकों का एक दौर भी शुरू हो चुका है। और अभी जिस तरह की जानकारी आ रही है कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक बैठक है, वो अभी भी चल रही है। इसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद है। तो भाजपा की पूरी कोशिश है कि 2017 आम चुनाव में जिस तरह से प्रचंड बहुमत उनको मिला था, 57 का मैंडेट उनका आया था, उसको पार करते हुए 60+ का मैंडेट इस बार तय किया गया है। और कोशिश उनकी यही है कि आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा 2022 में, तो उसमें जनता के बेस उन योजनाओं को लेकर जाया जाए कि जो उनकी तमाम समय से चलती हुई आई है, जिसके बलबूते उन्होंने जनता के लिए बेहतर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया है। और इन्हीं सबको देखते हुए आज बड़ी बैठक का आयोजन राजधानी देहरादून में दोपहर बाद से लगा। और इन बैठकों का सिलसिला सबसे बड़ी बात है अजीत की कल भी जारी रहेगा। देखना यह होगा कि कल इस मंथन के बाद कितना अमृत निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए ग्राउंड जीरो से। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।